Hello dear student, once again welcome to everyone on our YouTube platform सुधाकर सर क्लासेस। दिस इज विपिन हियर। ठीक, आप सभी एक बार बहुत बार फिर से वेलकम हमारे चैनल पे। ठीक, और इसके बाद देखिए आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं? इस वीडियो लेक्चर में ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है वो कवर करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या कहते हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वीडियो की आप तक पहुंच सके, क्योंकि लगातार इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपको साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, एसएसटी के, ठीक है, बहुत सारे मतलब कह सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा आपको सारे सब्जेक्ट्स के मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल तक बने रहिएगा। और मैं ऑनेस्टली आप सबसे कह दूं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के पहले पहले यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। आप लोग के लिए सारे बेहतर तरीके से सारे कंटेंट्स अपलोड कर दिए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम टाइम में रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से आपका यहाँ से हो पाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका बोर्ड में हमेशा से अपना एक अच्छा वेटेज रहा है और कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इजी वे में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई बार। तो देखिए सबसे पहले आप लोग हम देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होती है। ठीक, रिसोर्सेज किसे कहते हैं? एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड कंसिडर्ड आर रिसोर्सेज, या एनीथिंग विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी चीज जो हम यूज करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे नीड्स को क्या करे, बहुत ध्यान देना, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, एनी पर्टिकुलर थिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, देन दिस पर्टिकुलर थिंग कंसिडर्ड एज रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज। कोई भी चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। या आप कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल है उसको भी हम रिसोर्स कंसीडर करते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो कि रिसोर्सेज क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसे बोला जाता है रिसोर्सेज बोला जाता है। ठीक है ना, अब आगे आप लोग देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं आपके? रिसोर्सेज हमारे थ्री टाइप्स के हैं। एक आपका नेचुरल रिसोर्सेज, एक नेचुरल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन मेड, और तीसरा हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल दोज थिंग्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर टू सेटिस्फाई अवर नीड कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी चीज जो हमें नेचर से मिले और हमारी नीड्स को फुलफिल करे, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं? वो सारी चीजें हमारे लिए होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल सी डिफिनेशन है, ऑल दोज थिंग्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर टू सेटिस्फाई अवर नीड देन दीज ऑल थिंग्स कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी चीजें जो हमें नेचर से मिले और हमारी नीड्स को फुलफिल करे, वो सारी चीजें क्या कंसिडर्ड होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फॉरेस्ट, उसके बाद आप सनलाइट, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें। ठीक, इसके बाद ह्यूमन मेड, ऑल दोज थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ नेचर। ठीक, कोई भी ऐसी चीज जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो नेचर की मदद से और वो चीजें हमारे नीड्स को फुलफिल कर रही हो, तो उन सारे के सारे चीजों को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है ना, ऑल दोज थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ नेचर टू सेटिस्फाई अवर नीड देन दीज ऑल थिंग्स कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, सॉरी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब थर्ड देखिएगा ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का एग्जांपल कुछ भी दे दो, रोड, बिल्डिंग, फैन, चेयर, टेबल, कुछ भी दे दो, बहुत सारी चीजें इंसानों ने बनाई है और वो सारी चीजें हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन लिया है मैंने, ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ये बोर्ड भी हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स है, सब ह्यूमन मेड रिसोर्स है, इंसानों ने बनाया। ठीक, अब तीसरा आपका ह्यूमन, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिस पर्टिकुलर पर्सन से हमारी नीड फुलफिल होती है, वो पर्सन हमारे लिए रिसोर्स कंसीडर्ड होता है। ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, तो उसको हम रिसोर्स कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने से भी आप लोगों की नीड्स फुलफिल हो रही है, तो मैं आपके लिए क्या हो जाऊंगा? मैं आपके लिए हो जाऊंगा ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक, ओके,
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब देखो मैं एक चीज़ और बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये पेन है, ये पेन मेरी नीड को फुलफिल कर रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड पे, तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने पे ये पेन मेरी मदद कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, तो ये मेरे लिए रिसोर्स कंसिडर्ड होगा, क्योंकि अभी ये मेरी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स होती है, सिंपल सी बात। ठीक, तो आई होप आप लोगों को रिसोर्सेज और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्लियर हो गया हो। अब जो यहाँ पे टर्म डेवलपमेंट दिया गया है, जरा इसको भी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि डेवलपमेंट के बीच में और रिसोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस, मतलब क्या रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है या क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज में पॉजिटिव चेंजेस होना। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, या आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है। और आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो आज हमारी कंडीशन है उस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसा इंप्रूवमेंट होना, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होना। जो भी आज हमारी कंडीशंस हैं उन सारे कंडीशंस में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होना ही हमारा क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट refers to a particular term which represent that कि it is a, क्या कहते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि मतलब ये पॉजिटिव चेंजेस, आप क्या बता सकते हैं कि पॉजिटिव चेंजेस इन एनी पर्टिकुलर कंडीशन कंसीडर्ड एज डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी कंडीशन में जब पॉजिटिव चेंजेस होते हैं तो वही कहलाता है डेवलपमेंट। मतलब आप कह सकते हो कि पास्ट में जो आपकी कंडीशन थी, प्रेजेंट में आपकी कंडीशन में कैसा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव, और आने वाले टाइम पर भी आपकी कंडीशन में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। ठीक है ना। डेवलपमेंट डिपेंड नहीं करता हमारे गोल्स पे। हम पहले अपना गोल डिसाइड करते हैं, अपने गोल को प्रायोरिटी देते हैं, फिर उस गोल को अचीव करने में हम अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं। जब वो गोल हमारा अचीव हो जाता है तो उसके बाद फिर हम दूसरा गोल डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जिंदगी में जो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट का आप कह सकते हो गेम होता है, ठीक है, इट इज सच ए गेम। पॉजिटिव इंप्रूवमेंट का जो गेम है वो लगातार कॉन्टिन्यूसली हर एक पर्सन की लाइफ में चलता रहता है। तो डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट के रिसोर्सेज के बीच में, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? तो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? ठीक, रिसोर्सेज के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का ये मतलब है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हो तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा हो। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो हमारा डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो। ये मैटर नहीं करता है। रिसोर्सेज कम भी हो तो डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दो और फैक्टर्स का बहुत अच्छा होना जरूरी है, मतलब बेस्ट होना जरूरी है। एक आपका क्या? एक आपका टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, और दूसरा इंस्टीट्यूशंस का। इंस्टीट्यूशन मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जो भी लोग काम करते हैं, जो वर्किंग, मतलब कह सकते हो कि जो मैन पावर होता है वो सब इंस्टीट्यूशंस में ही आ जाते हैं। ठीक, तो सपोज करो कि हमारे पास, सपोज करो, देखो मैं बात कर लेता हूँ, सपोज करो मैं दो कंट्रियों का कंपेरिजन यहाँ ले लेता हूँ। एक आपकी कंट्री ए है और एक आपकी कंट्री बी है। आप लोग ध्यान समझना, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। कंट्री ए में क्या है, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, सॉरी, टेक्नोलॉजी भी यहाँ की बहुत अपडेटेड है, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से, बहुत जुडिशियस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से विद प्लानिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, रिसोर्स वेस्ट नहीं करते। ठीक, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपके कंट्री बी की। इनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है कंपेरिजन टू ए। ए के कंपेरिजन में बी के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी इनकी बहुत अपडेटेड है, इनकी भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। लेकिन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जो इंस्टीट्यूशन है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो आप लोग बताइए ऐसी कंडीशंस में किस कंट्री का डेवलपमेंट बेहतर होगा? ए का डेवलपमेंट बेहतर होगा। रिसोर्सेज का ज्यादा होना, टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस होना, ये उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि जो भी लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो उन चीजों को यूटिलाइज किस मैनर में कर रहे हैं, जुडिशियस मैनर में यूटिलाइज कर रहे हैं या इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं। मतलब प्लानिंग के साथ चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत वेस्ट कर रहे हैं। अगर चीजों को प्लानिंग के साथ, मतलब अगर रिसोर्सेज को विद प्लानिंग यूटिलाइज किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे, बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। डेवलपमेंट का वेस्ट होने से बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो कंट्री का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन कंट्री का डेवलपमेंट अगर आप करें तो आप रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके करें।
अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप नहीं करेंगे, रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होगा, तो उससे बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज आपके क्रिएट होंगे। ठीक, तो ये आप लोग हमेशा से याद रखना कि रिसोर्सेज से ज़्यादा होने से डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है, रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन से डेवलपमेंट का लेना देना होता है। ठीक, रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा होने से डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो प्रॉपरली हो, विद प्लानिंग हो, ताकि वो वेस्ट ना हो और सही तरीके से यूज हो। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्यों है। क्योंकि रिसोर्सेज का ज़्यादा होने से मैटर नहीं होता है, रिसोर्सेज का यूज कौन करता है, इंस्टीट्यूशन, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। द इंस्टीट्यूशंस यूटिलाइज द रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्रीज डेवलपमेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ठीक, अब आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके समझ में आ गई हो। किसी बच्चे को कोई डाउट अगर हो तो वो बता सकता है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये वीडियो बनाइएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग देखने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से आप लोग देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आता है, डायरेक्टली आता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन 3 नंबर के बोर्ड एग्जाम में एज इट इज ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। मैं रिसोर्सेज से क्लासिफाई करने चला हूं सबसे पहले बेसिस पे, और सबसे पहला बेसिस हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहला कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, ओरिजिन के बेसिस पे मैं रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज क्लासिफाई कर रहे हैं। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एक बायोटिक, ठीक, एक बायोटिक और सेकंड ए बायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, बायोटिक एंड ए बायोटिक। ठीक, अब ये बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखना। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज किसे कहते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स टू सेटिस्फाई अवर नीड, देन दीज ऑल थिंग्स कंसिडर्ड एज बायोटिक रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी चीजें जो हमें लिविंग बींग से मिले और हमारी नीड्स को फुलफिल करें, वो आपके क्या हो जाती हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हो जाती है। बहुत ध्यान सुनना, कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग बींग से मिले और हमारी नीड्स को फुलफिल करे, तो वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, बायोटिक रिसोर्सेज। और कोई भी ऐसी चीज जो हमें नॉन लिविंग बींग से मिले और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, तो वो आपकी हो जाएगी ए बायोटिक रिसोर्सेज। आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ये पेन की बात करूं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ए बायोटिक रिसोर्स होगा। ठीक, ये कैसा होगा, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये किससे बना, नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ है, तो ओरिजिन के बेसिस पे ये ए बायोटिक है। अभी मैं बात कर लूँ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो ये नॉन रिन्यूएबल होगा। मैं बात कर लूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल होगा। और मैं बात कर लूँ ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल या डेवलप्ड होगा। तो हर एक बेसिस पे आप रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, जैसे वाटर फॉर एग्जाम्पल, वाटर क्या है, वाटर बायोटिक है या ए बायोटिक है, ठीक, वाटर ए बायोटिक है, वाटर ए बायोटिक है। अब मैं दूसरे बेसिस से बात करूंगा तो वो रेन्यूएबल हो जाएगा। तीसरे बेसिस से बात करूंगा तो ओनरशिप के बेसिस से, भाई जिसके पास पानी है वो ओनरशिप तो उसी का है ना। अगर पानी का बोतल मेरे बैग में रखा हुआ है तो उस पानी की बोतल पे किसका अधिकार है, ओनरशिप राइट किसका है, मेरा, तो मेरा हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया सबसे पहले बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज आर which resource are biotic resource, then all those resources, yeah, all those things which we obtain from living beings to satisfy our needs considered as biotic resources. For example, कुछ भी, मिल्क, एग, मीट, वूल,
बुक, कॉपी वगैरह वगैरह कुछ भी आप बता सकते हैं। इसके बाद एबायोटिक में आप क्या बता सकते हैं कि ऑल दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग, ठीक, ऑल दोज थिंग्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग्स टू सैटिस्फाई अवर नीड्स कंसिडर्ड एज एबायोटिक रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल्स में आप कुछ भी मिनरल्स वगैरह बता सकते हैं, मिनरल्स, स्टोन्स, ठीक है, सॉइल, कुछ भी बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड बेसिस। सेकंड बेसिस हम लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक। सेकंड बेसिस देखेंगे, सारे बच्चे यहाँ फोकस रहेंगे। सेकंड बेसिस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम देखेंगे। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप के रिसोर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, ठीक। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल, सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। ओके, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे दो रिसोर्स होते हैं, एक होता है आपका रिन्यूएबल, दूसरा आपका क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स विच वी रिसाइकल और रीयूज विद द हेल्प ऑफ केमिकल, मैकेनिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की मदद से अगर किसी भी चीज को आप दोबारा यूज में ला सकते हैं तो वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। और किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, ठीक है, चाहे मैकेनिकल प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर आप किसी भी चीज को दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते तो वो नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स विच कांट बी रिन्यू विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोसेस, then these all resources considered as non-renewable, and all those things which we recycle or reuse with the help of mechanical, chemical या biological process, then these all things considered as renewable resources, ठीक है। renewable resources क्या होते हैं, ऐसे resources जिसको दोबारा यूज में लाया जा सके कुछ प्रोसेस के थ्रू, वो रिन्यूएबल। और ऐसे रिसोर्सेज जिसको दोबारा यूज में ना लाया जा सके वो आपके नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब आप बता सकते हैं यहाँ पे, कैरोसिन। और इसके बाद रिन्यूएबल का एग्जांपल सबसे बेस्ट आप सोलर एनर्जी, वाटर, ये सब आपके रिन्यूएबल के एक अच्छे एग्जांपल हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। ओके, अब एक चीज और बता दें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप अगर यूज करेंगे तो वो फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कभी भी फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि आप इनका इस्तेमाल कितनी भी बार करें ये कभी भी फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि इनका यूज कितने भी बार हो ये कभी भी फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाता है, ठीक, क्योंकि जब भी आप इसका यूज करेंगे ये पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे बताया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी ये क्लियर हो गया हो। अब हम लोग चलते हैं थर्ड बेसिस देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है ना। अब आप लोग देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आप लोग देखिएगा, ओनरशिप के बेसिस पे ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, चार। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में, ठीक। बहुत ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। सबसे पहला आपका हो जाएगा प्राइवेट, ठीक। सबसे पहला हो जाएगा इंडिविजुअल, जिसको प्राइवेट भी कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिसको क्या बोला जाता है, मैंने अभी बताया जिसको प्राइवेट भी बोला जाता है, ठीक।
जिसको प्राइवेट रिसोर्स भी बोला जाता है। ओके, इसके बाद दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा? दूसरा आपका हो जाएगा कम्युनिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज जिसको पब्लिक भी बोला जाता है। एंड द थर्ड वन इज नेशनल रिसोर्सेज, एंड द फोर्थ वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स, इंडिविजुअल जिसे प्राइवेट भी कहते हैं, कम्युनिटी जिसे पब्लिक भी कहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। ये चार बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को इन चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है। ठीक, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है? इंडिविजुअल या प्राइवेट जिसे कहते हैं, क्या होता है ये? कोई भी ऐसी चीज जिस पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या उसकी फैमिली का ही क्या हो, ओनरशिप का राइट हो, और वो लोग उस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहे हो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो चीजें, वो पर्टिकुलर चीज उस फैमिली के लिए क्या कंसिडर्ड होगी? इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक, याद रखना, कोई भी ऐसे एनी पर्टिकुलर थिंग विच आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय अ सिंगल पर्सन और देयर फैमिली मेंबर, and these particular thing fulfill the needs of that particular person or their family, then these thing is considered as individual or private. Okay, अब second, community or public, all those things which are owned and regulated by government and these particular thing fulfill the needs of whole society, then these particular thing considered as कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखिए कम्युनिटी रिसोर्स और इंडिविजुअल रिसोर्सेज को मैं डिफरेंशिएट करके समझा दे रहा हूँ। कोई भी ऐसी चीज जिस पर किसी एक पर्सन का या उसके परिवार का हक है और वो चीज उस पर्सन या उस परिवार के लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी उसके लिए? इंडिविजुअल रिसोर्स या प्राइवेट रिसोर्स। और कोई भी ऐसी चीज जिस पर सरकार का हक है और वो पूरे समाज में रहने वाले सारे लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही है, तो पूरे समाज के लिए वो क्या हो जाएगी? वो कम्युनिटी रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं कि एक नल है, एक हैंडपंप है आपके घर के अंदर लगा हुआ है, तो अगर हैंडपंप आपके घर के अंदर लगा हुआ है तो फिर वो आपके और आपके घर वालों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो वो कैसा रिसोर्स, आप उसे कैसा रिसोर्स कंसिडर करेंगे? आप उसे कंसिडर करेंगे प्राइवेट या इंडिविजुअल रिसोर्स। लेकिन वही हैंडपंप अभी रोड के किनारे लगा होता, गवर्नमेंट ने लगवाया होता, रोड के किनारे वो हैंडपंप लगा होता, तो क्या उस पर्टिकुलर हैंडपंप पे आपका ओनरशिप होता? बिल्कुल नहीं। उस पर्टिकुलर हैंडपंप पे पूरी की पूरी सोसाइटी का ओनरशिप है, आप कह सकते हो गवर्नमेंट का ओनरशिप है। तो सड़क किनारे जो हैंडपंप लगा हुआ है वो कैसा रिसोर्स कंसिडर्ड होगा? कम्युनिटी और पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है और पूरी सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। और घर के अगर अंदर हैंडपंप है तो वो इंडिविजुअल और प्राइवेट, क्योंकि आपने लगवाया है, आपका और आपके परिवार का ही ओनरशिप का राइट है। ठीक, तो आई होप आप लोगों के दोनों डिफरेंशिएट समझ में आ गया हो। एक और अच्छा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो कि आपने घर बनवाया है काफी बिग एरिया में और आपने उसमें छोटे से एरिया में गार्डनिंग कर रखी है, गार्डनिंग कर रखी है छोटे से एरिया में, वहां पे आपने प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, गार्डनिंग करके बहुत अच्छा सा गार्डन डेकोरेट किया हुआ है, तो बताओ वो गार्डन पे किसका ओनरशिप राइट है? आपका और आपके फैमिली का। तो आप उसको अपना, मतलब आपका, अगर आपके फैमिली का उस पर ओनरशिप का राइट है तो आपके लिए वो इंडिविजुअल रिसोर्स कंसिडर्ड होगा, प्राइवेट रिसोर्स कंसिडर्ड होगा। लेकिन अगर वही बात करें कि अगर वो गार्डन गवर्नमेंट ने बनाया होता, फॉर एग्जाम्पल कि बाहर कहीं होता बहुत बड़ा सा गार्डन जैसे कंपनी गार्डन वगैरह है, तो वो कैसा होता? वो आपका हो जाता ये कम्युनिटी और पब्लिक, क्योंकि उस पर किसी का ओनरशिप राइट नहीं है, किसी सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल का ओनरशिप राइट नहीं है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, तो वो आपका होता कम्युनिटी। ठीक, तो आई होप आपको ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी समझ में आ गया हो। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल होते हैं, बस वही सेम है। ठीक, प्राइवेट स्कूल क्या हो जाएगा आपका? इंडिविजुअल और प्राइवेट, और सरकारी स्कूल कैसा हो जाएगा? कम्युनिटी और पब्लिक। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग नेशनल रिसोर्सेज। बहुत ध्यान से आप लोग देखना, नेशनल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? ठीक, ठीक, नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? पूरे कंट्री में किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब नेशनल रिसोर्स कंसिडर्ड होते हैं। बहुत ध्यान सुनना, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज कंसिडर्ड होते हैं वो सब नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। बस बात यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जो भी हो, जो भी उस कंट्री की गवर्नमेंट है, वो कंट्री की गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज का यूज करती है, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए। अगर सपोज करो कि मेरा घर है और मेरे घर में कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो कंट्री डेवलपमेंट पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट रखती है, तो फिर गवर्नमेंट मुझसे परमिशन नहीं लेगी। विदाउट
माई परमिशन गवर्नमेंट एक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, बिना मेरे परमिशन में गवर्नमेंट उस चीज को तुरंत एक्वायर्ड कर लेगी, क्योंकि वो सारी वो चीजें कंट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब एक्सपांशन होता है, जब रोड्स का एक्सपांशन किया जाता है, 4 लेन 6 लेन 8 लेन बनाए जाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट जब आपके लैंड्स आपसे एक्वायर करते हैं तो क्या आपसे परमिशन लेते हैं? नहीं, आपको कंपनसेट करते हैं बस, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेवलपमेंट पर्पस का काम है, ये कंट्री का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो पूरे कंट्री में जितने भी रिसोर्स होते हैं सब नेशनल रिसोर्सेज है, सब पर गवर्नमेंट का अधिकार है, सारे चीजों पर, भले ही कोई चीज आपके नाम हो लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट का अधिकार है। बस बात यहाँ पे ये हो जाती है कि वो पर्टिकुलर चीज अगर कंट्री डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंस रखती है तो कंट्री उसको एक्वायर कर लेगी और आपकी परमिशन भी नहीं लेगी। ठीक, तो ये याद रखना कि पूरे के पूरे कंट्री में जितने भी रिसोर्स होते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज को हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। बस एक इसका इंपॉर्टेंट होता है कि दीज ऑल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाई गवर्नमेंट, ठीक, एंड दीज ऑल रिसोर्सेज, ठीक, गवर्नमेंट यूज फॉर द यूटिलाइज दीज ऑल रिसोर्सेज कंट्री यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन। ठीक, आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कब करेगी? जब डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इसकी नीड होगी, जब इसकी नीड डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए होगी तभी इन रिसोर्सेज का यूटिलाइज किया जाता है। आप कह सकते हो, मैंने बताया ना, मैंने क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि पूरे के पूरे टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर, ठीक, पूरे के पूरे टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब आपके क्या होता है, पूरे के पूरे टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब हमारी, वो सब क्या होती हैं? समझ में आया आप लोगों को? ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैप बना रहा था, ठीक, स्मार्ट बोर्ड है यहाँ उतना अच्छा बन नहीं पा रहा है, आप लोग ध्यान देना। ओके, जैसे देखो ये हमारे हमारी कंट्री इंडिया, अब क्या हुआ कि इस इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या होंगे? वो सारे के सारे रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज हैं। और कंट्री, ये सारे रिसोर्सेज कंट्री में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ओन्ड होते हैं, और गवर्नमेंट इन सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइज करती है कंट्री के या सोसाइटी के डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो आप लोग ये हमेशा याद रखना, नेशनल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच owned and regulated by government, and government use these particular resources for the development of nation या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी वेलफेयर। ओके, तो आई होप आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई हो। और एक चीज मैं बता दूं, एक चीज अभी आप लोग और देखिएगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक, ठीक, अब देखिए नेशनल रिसोर्स ये तो हो गया, और नेशनल रिसोर्स के बारे में बता दें, ये मैं बनाने जा रहा हूँ पेनिनसुला इंडिया। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, ये मैं बना रहा हूँ पेनिनसुला इंडिया, तो प्लीज आप लोग देखिएगा। ठीक, ये हमारा कोस्टल पार्ट है इंडिया का, तो आप लोग याद रखिएगा जो पेनिनसुला इंडिया कोस्टल पार्ट है, आप कह सकते हैं कि ये जो ये बाउंड्री है, जो कोस्ट लाइन है हमारी कंट्री की, इस कोस्ट लाइन से यहाँ 12 नॉटिका माइल्स तक, कहाँ तक? 12 नॉटिका माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज को भी नेशनल रिसोर्सेज कंसिडर करते हैं। ठीक, 12 नॉटिका माइल आप लोग बोल लेना, या आप लोग बता देना 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के कोस्ट लाइन से, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के कोस्ट लाइन से 12 नॉटिका माइल्स तक जितने भी रिसोर्स होते हैं वो सब नेशनल रिसोर्सेज कंसिडर्ड होते हैं, और गवर्नमेंट का इन रिसोर्सेज के ऊपर पूरा ओनरशिप होता है, और गवर्नमेंट इन सारे रिसोर्सेज को कंट्री डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज करती है। तो आई होप आप लोगों को नेशनल रिसोर्सेज भी क्लियर हो गया हो। अब हम लोग देखते हैं लास्ट हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है? ठीक है, any particular thing which are owned and regulated by IRP, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आप अंटार्कटिका की बात कर लो, क्या अंटार्कटिका के ऊपर किसी कंट्री का ओनरशिप है? नहीं। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्स हैं, ऐसे कोई भी रिसोर्स जो आईआरपी के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट किए जाते हैं या आईआरपी का ओनरशिप है, वो सारे रिसोर्सेज हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। कोई भी कंट्री इन रिसोर्सेज का यूज कर सकती है कंट्री डेवलपमेंट पर्पस के लिए, लेकिन उसका यूज करने से पहले कंट्री को आईआरपी से परमिशन लेनी होगी। किससे? आईआरपी। आईआरपी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड लेवल पे रिसोर्सेज को रेगुलेट करने का वर्क करती है। ठीक है ना? तो अगर आपसे कोई पूछेगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है, तो साफ साफ बता देना
all those things या all those resources which are owned and regulated by IRP considered as international resources. Okay, and second thing, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री इन रिसोर्सेज का यूज कर सकती है, लेकिन किसके परमिशन के बाद, ठीक है, विद द प्रायर परमिशन ऑफ IRP, IRP के परमिशन के बाद ही कंट्रियां इन रिसोर्सेज का यूज कर सकती हैं। एक और चीज, अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा, आप लोग ध्यान देना। अब जैसे ये मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा इंडिया का कोस्टल पार्ट है, और इसके बाद 12 नॉटिका माइल्स तक, 12 नॉटिका माइल्स क्या होता है ये भी बता दें, ठीक है। नॉटिका माइल्स क्या होता है, जैसे हम लोग लैंड, जब हम लोग लैंड पे डिस्टेंस कवर करते हैं तो लैंड डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट जो होती है वो किलोमीटर होती है। वैसे शी डिस्टेंस मेजरिंग, शी पे जब हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं तो जो मेजरिंग यूनिट होती है वो नॉटिका माइल्स होती है। एक नॉटिका माइल्स, एक नॉटिका माइल्स आपका 1 नॉटिका माइल्स इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर के बराबर एक नॉटिका माइल्स होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो 12 नॉटिका माइल्स तक हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर 200 नॉटिका माइल्स तक, इसके बाद यहाँ से लेकर 200 नॉटिका माइल्स तक जितने भी रिसोर्स होते हैं उन सारे रिसोर्सेज को इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है, या आप उनको ओशियनिक रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, हम उन्हें ओशियनिक रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 12 नॉटिका माइल्स के बाद, जैसे 12 नॉटिका माइल्स तक तो नेशनल रिसोर्स है, हम इसे यूज कर सकते हैं, हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर कोई रिसोर्सेज हम यूज करेंगे 200 नॉटिका माइल्स तक, तो इसको यूज करने से पहले हमको IRP की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ये सारे के सारे रिसोर्सेज क्या कंसिडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और ये इस पर्टिकुलर जोन को, इस पर्टिकुलर एरिया को, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, इस पर्टिकुलर जोन को या इस पर्टिकुलर एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस पर्टिकुलर एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक। जो 200 नॉटिका माइल्स तक का एरिया है इंटरनेशनल रिसोर्स वाला, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, ठीक। तो आई होप आज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में एक टॉपिक रह गया, ठीक है, कि क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये पार्ट फर्स्ट में जो भी चीजें मैंने आपको क्लियर की हैं, सारी चीजें आपको बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आई हो। अगर तब भी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। लगातार रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे ही यहाँ वीडियो मिलता रहेगा सुधाकर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके।